प्यार का झांसा देकर एक युवक ने एक युवती की ज़िंदगी को यूं बर्बाद कर दिया है, जो अब उसका भविष्य अंधेरे में है। प्यार का झांसा देकर के उस युवती के साथ उसने न शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि उस लड़की को धोखे में दे करके उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए। अब जब शादी की बात आई तो लड़का गायब हो गया। अब लड़की बेनीपट्टी थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो पहुंचे हैं बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उसी गांव में, जहां एक पीड़िता युवती के साथ एक युवक उसे प्यार का झांसा देकर के उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, और शारीरिक शोषण ही नहीं, उसे अबॉर्शन भी करवाता है इस नाम पर कि अबॉर्शन करा लो अभी फिलहाल, हम बाद में निकाह करेंगे। अभी हम बेनीपट्टी थाना में एफआईआर की हैं आप। क्या हुआ, कैसे युवक के चक्कर में फंस गई आप? 6 साल पहले वो लड़का मतलब कि मेरे जीजू के फ़ोन से मेरा नंबर निकाल लिया। उसके बाद 2 महीने तक मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि मुझसे बात करो वरना मैं ज़हर खा के मर जाऊँगा। उसके बाद हम मुझसे बात नहीं किए। एक दिन वो बहुत ज़्यादा दारू पी लिया और छत से कूद के जान देने की धमकी देने लग गया। बोला कि हम शादी करेंगे, तुम हमसे बात करो। उसके बाद हम उससे बात करने लग गए। धीरे-धीरे वो एक बार दिल्ली आया। हमारी अम्मी को किसी वीरेंद्र कुमार नाम के लड़के से बात कराया, बोला ये उसका टीचर है, उसको एग्ज़ाम के लिए जाने दो। हमको एग्ज़ाम के लिए लेके गया, हमें एग्ज़ाम नहीं ले जाके पहले दिल्ली के ही होटल में 2 दिन रखा, उसके बाद हमें नेपाल लेके चला गया। नेपाल लेके गया, वहाँ हमें बेचने की कोशिश किया। 3 दिन तक 4 दिन तक हम घर नहीं आए, तो हमारे घरवालों ने दिल्ली में एफआईआर कर दिया। अच्छा, एफआईआर उस समय किस पर किया था? लड़के के ऊपर क्या किया नाम था था, उसका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। वो कहाँ का रहने वाला है? वो भी बेनीपट्टी का ही रहने वाला है, किस गाँव का? कचरा गाँव। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसके घरवालों ने बोला कि नहीं हम शादी करेंगे, एफआईआर ख़त्म कर दो, तो केस आगे नहीं बढ़ाओ। उसके बाद लड़का लगातार दिल्ली आने-जाने लग गया। मेरे बड़े वाले भाई हैं, उनसे लड़का की बहस हो गई, झगड़ा हो गया। मेरे भाई ने उसको मारा, तो वो मतलब मेरे भाई को ही घर से निकाल दिया, बड़े वाले भाई को। और फिर लगातार मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, अबॉर्शन कई बार करवाया। उसके बाद वो बोला कि ठीक है हम शादी करेंगे, हमें पैसे दो। पैसे वो हमें किस्त बाय किस्त लेने लग गया। कुल कितना पैसा अभी तक ले चुका होगा वो लड़का? 7 से 8 लाख रुपए ले चुका है। 7 से 8 लाख रुपया? हर बार किस किस नाम पर ले रहा था? कभी बहन का जेवर बनाने के लिए, कभी बोलता है कि तुम्हारा जेवर बना देंगे, तुम शहर में रहती हो, शादी तो हमसे ही होगी, हमारे पास जेवर रख दो। हम बोले कि वहाँ हमारे बहन-बहनोई ही रहते हैं, उनको दे दो, तो वो बोला कि नहीं, वो बेच के खा जाएँगे, से हमारे पास रखो, सेफ रहेगा। उसके बाद कभी माँ के नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री कराने के नाम पे, कभी दहेज के नाम पे, मतलब कुल टोटल वो हमसे 8 लाख रुपए तकरीबन ले चुका है। हमा जब दिल्ली आया, उसके बाद गली में झगड़ा हुआ, तो वो हमको बोला कि शादी करेंगे। दिल्ली में फिर से उसके ऊपर एफआईआर हुआ 2025 में। तो गली वालों ने बोला कि इसको निकाह करा दो, तो बोला कि नहीं हम जाट समाज से शादी करेंगे, से आप लोग गाँव आइए। फिर मेरे घर वाले, मेरे चाचा, हमारे समाज के लोग गए उसके घर, मंगनी किए। मंगनी में तकरीबन उसको 1 लाख रुपए दिया, 50,000 कैश, 50,000 रुपए ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ तक कि उसके घर में जो खर्चा हुआ, साढ़े 18,000 रुपए भी उसने हमसे लिया। हमारे घर से जो लोग गए थे, उसका खर्चा 50,000 रुपए, लड़के को कपड़ा, अंगूठी, कपड़े सब कुछ लेके गए। मंगनी हो गई, उसके बाद लड़का हमें बिस्पी ले गया था घुमाने के लिए। मंगनी के तकरीबन 1 हफ्ते बाद हमें, हमारी छोटी वाली बहन को बिस्पी ले गया घुमाने के लिए। उसके बाद हम दिल्ली चले गए, फिर वो हमसे 1.5 लाख रुपए फिर माँगा घर ढलाई के लिए। नवंबर में उसने हमसे 1.5 लाख रुपए लिया, बोला कि पहले घर ढलाई लेंगे, तब उसके बाद तुमसे शादी करेंगे। हम बोले ठीक है। और पैसे लास्ट पेमेंट लेने के बाद दिसंबर से उसने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, शादी से इनकार करने लग गया। उसके बाद फिर हमारे घर वाले आए उससे बात करने के लिए, तो बोला ठीक है हम करेंगे शादी। उसके बाद वो हमें जनवरी में गाँव बुलाया, फिर हमारे साथ शारीरिक शोषण करने के बाद हमारा अबॉर्शन करवा दिया। अच्छा, अबॉर्शन जो है इधर मधुबनी ज़िले में आने के बाद जब अबॉर्शन हुआ तो कहाँ करवाई थी? वो बेनीपट्टी में नहीं कराने दिया, बोला बेनीपट्टी में मत कराओ, हमारे सब जानकार है। वो हमको भेजा जयनगर। पहले मधुआपुर गए, मधुआपुर से फिर जयनगर भेजा, जयनगर में हमारा अबॉर्शन कराया, फिर उसी दिन हम रिटर्न आ गए। उसके बाद लड़का अब हमारा 7 से 8 लाख रुपए ले चुका है, प्लस एक डायमंड का रिंग है, जो हमारे नाना जी ने हमारी अम्मी को दिया था, तो डायमंड का रिंग है, डायमंड का रिंग भी रख रखा है। वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे पास है, पर हम नहीं देंगे। उसके घर वाले कह रहे हैं कि जो मर्ज़ी जो करना है कर लो, हम शादी नहीं करेंगे और ना तुम्हें कोई चीज़ वापसी देंगे। उसमें मतलब हमारे पैसे लेने में उसके घर वालों का भी सबका हाथ है। उसकी बहन है सगुप्ता परवीन, आफरीन परवीन,
उसके अब्बू असगर अली, भाई कमाल, मो बड़ा भाई है मोहम्मद तस्कील और फ़ैयाज़। इन सब ने मिलके मेरे साथ बहुत, बहुत, बहुत मतलब पहले शादी का झांसा दिया। पहले सब मुझसे बात करते थे, अब सब मुझे कभी फ़ेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी ट्विटर पे मुझे मैसेज करके गाली-गलौच करते हैं मेरे साथ। अच्छा, अभी हम कैमरामैन को कहेंगे कि ज़ूम करके दिखाइए, वही जयनगर का हॉस्पिटल है, जहाँ पीड़िता का दावा है कि वो यहीं पर उसका अबॉर्शन हुआ था। जो अगर तारीख की बात की जाए तो यहाँ 28 मार्च 2026 को है, और इसके नीचे जो कागज़ का पुलिंदा आप देख रहे हैं, वो जिस तरह से पीड़िता का कहना है कि पैसे की निकासी ऑनलाइन किया गया है। मामला तो कानून के है, कोर्ट के शरण में चलाई गई हो, अब क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं जो हमारे गुनहगार हैं, अस्मत अली, उसका चाचा, उसका मामा, उसका भाई, उसके अब्बू, उसकी बहन, सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जब आपके साथ शारीरिक शोषण किया या आर्थिक शोषण किया तो लड़का ने शोषण किया, लड़के के परिजन को क्यों इसमें घसीट रही हो? लड़का का परिजन को पता था, लड़का का परिजन ही तो पैसे हमसे लिया। उन्होंने ही हमसे बात किया, बोला कि हाँ, तुम दहेज के नाम पे पैसे दो। बोला कि हमारा लड़का, अब वो शादी से इसलिए मना कर रहे, कह रहे कि हमारा लड़का डॉक्टर है, 20 लाख रुपए चाहिए और एक कार चाहिए। 20 लाख रुपए मांग रहा है। जी, 20 लाख रुपए और एक कार माँग रहे। कह रहे कि हमारे लड़के को दूसरी जगह से मिल रहा है, तुम्हें करना है तो इतना दो, वरना हम शादी नहीं करेंगे। और जो पैसा लिए हैं उसे भूल जाओ, दूसरी जगह शादी कर लो, हमारे लड़के का पीछा छोड़ दो। अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ? ना मुझे कानून से भी अभी तक कुछ नहीं सुनने को मिला, वो भी कह रहे हैं कि लड़का फ़रार है। ना उनके घरवालों पे दबाव डाल रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं हमारी ज़िंदगी के साथ होगा क्या? लड़का दिल्ली आता-जाता था, गाँव में भी, गाँव समाज के सामने भी हमें कई बार घुमाने लेके गया है। अब हमारी शादी दूसरी जगह होगी नहीं और ना हम दूसरी जगह शादी करेंगे। हम चाहते हैं कि बस हमें इंसाफ़ मिले और लड़के को और उसके घरवालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। का मामला सामने आ रहा है कि एफआईआर जब तुम कर दी, उसके बाद भी तुमको लगातार धमकी आ रहा है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें ये है कि शनिवार को मैं बाज़ार गई थी। यहाँ से तो मैं ऑटो से गई थी, उधर से ऑटो मिला नहीं था तो मैं सौली तक पैदल आई थी। उसका चाचा है अस्मत अली, वो मेरा बेनीपट्टी से ही पीछा करते-करते सौली पुल तक आया। मुझे रास्ते पे रोक करके सौली पे कह रहा है कि तुम केस वापसी लो, वरना तुम्हें जान से मरवा देंगे। जान से मरवाने की वहाँ पे मेरे साथ मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। वहाँ के 2-4 लोग हैं, उन्होंने उसे डरा के भगा दिया। उसके बाद लड़का मुझे ऑनलाइन मैसेंजर पे मैसेज कर रहा है कि अभी सोशल तो मीडिया। जी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, अभी इससे भी बहुत आगे बहुत कुछ होना बाकी है। उसके बाद भी लड़का हमें पहले 2-4 हज़ार रुपए भेजता था, ऑनलाइन भेजता था। आपको क्यों पैसा भेजता था? वो हमें पैसा इसलिए भेजता था क्योंकि वो जब दिल्ली गया तो वहाँ मतलब दिल्ली में वो 2-4 नशेड़ी से जान पहचान बना लिया। उसके बाद वो वहाँ से चोरी का फ़ोन खरीदता 5,000, 6,000, 4,000 में और यहाँ लाके 10,000, 15,000, 20,000 में बेचता है। जिसमें उसका भाई कमाल, उसका बाप सब शामिल है। कमाल के उसके बाद उसके घर वाले जो हमेशा हर ईद पे, बकरीद पे मुझसे वहाँ से गाँव से डिमांड करते हैं कि मेरे लिए ऐसे कपड़े भेज दो, ये कपड़े भेज दो। वहाँ से मैं हर साल 10,000, 15,000 का उनके लिए सिर्फ़ कपड़े ही भेजती थी। अब कपड़े लत्ते सब भेजती थी। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं हैं, हमें शादी नहीं करना है तुमसे। एफआईआर करने से पहले उसके घर पर कभी गई थी, उस लड़के के घर पर? नहीं, हम उसके घर पे कभी नहीं गए। वो लड़का हमारे घर पे आता-जाता था, फ़ोन से उसकी माँ से, बहन से, अब्बू से सबसे बात होती थी। हर रोज़ बात होती थी, उसकी बहन है उससे भी और उसके अब्बू-अम्मी सबसे बात होती थी। जब तुम्हें लगा कि लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, उसके बाद उसके परिजन से तुम बात नहीं की? सबसे बात किए, उसके अब्बू से बात किए तो वो गाली बक के ह फ़ोन काट दिया। उसके भाई से बात किए तस्कील से, तो तस्कील कह रहा है अगर जमाल शादी कर लिया तो हम उसको घर से निकाल देंगे। कमाल से बात किए तो वो हमको मैसेंजर पे गाली बक के फ़ोन काट दिया है। उसके बाद उसकी बहन है जो हैदराबाद में रहती है, गुफराना परवीन, उससे बात किए तो वो भी कह रही है कि हम नहीं जानते। उसका हस्बैंड हमें कई बार बोला है कि तुम हैदराबाद आके हम निकाह करा देते, तुम दोनों हैदराबाद आ जाओ। तो हम गाँव वालों के डर से कि मतलब भाग के शादी नहीं करेंगे, हम गाँव समाज के साथ शादी करेंगे। तो इसीलिए वो लड़का हमें बहला-फुसला के 5 साल, 6 साल तक हमारा शारीरिक शोषण करता रहा, हमसे पैसा लेता रहा और हमें झूठे वादे करता रहा। अभी बोलता है कि हम पहले बोला कि हम तुम्हारे लिए घर बना रहे हैं और तुमसे ही शादी करेंगे। अब कह रहा है कि हमें 20 लाख रुपए मिल रहा है, तुम दे दो तो हम तुमसे शादी कर लेंगे, वरना हमें जो देगा हम उससे शादी करेंगे। हम डॉक्टर हैं। अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाता है, उसकी बहुत सारी वीडियो भी है मेरे पास जिसमें वो ऑपरेशन कर रहा है, डिलीवरी करवा रहा है। एफआईआर किए थे? जी, किए थे, कोर्ट से भी किए।
अच्छा, जी। तो क्या हुआ? पुलिस पुलिस क्या कर रही है अभी तक? पुलिस उनके घर पे जाती है तो लड़का घर पे नहीं है, उसके क्लिनिक पे भी छापा मारा। लड़का अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाता है। जी, लड़का कंपाउंडर है। अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाता है, ऊपर कोचिंग का सेंटर है, अंदर डिलीवरी ऑपरेशन सब कराता है। उसके पास हमारे पास वीडियो भी है, वो हमें भी भेजता है कि देखो हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम तुम्हारी ज़िंदगी संवार देंगे, अभी तुम हमें पैसा दे दो, अभी हमें पैसे की ज़रूरत है, बाद में जब हम अच्छा काम करने लगेंगे फिर हम तुम्हारा पैसा वापसी कर देंगे। और वो दिल्ली में भी हम उसके ऊपर केस किए, एक नहीं कई बार केस किए, 2022 में भी, 2025 में भी, और अभी भी हम केस किए। केस करने से पहले हम समाज में आए, हम वहाँ से उनके गांव के मुखिया को फ़ोन किए, सरपंच को फ़ोन किया, अपने गांव के लोगों को फ़ोन किए, सब ने बैठक के लिए बोला पर लड़का इनकार कर दिया। दिल्ली से हम गांव आने के बाद भी हमने बैठक के लिए बोला, तब भी लड़का हमें धमकी दे रहा है, कह रहा कुछ नहीं होगा। केस करने के बाद अभी पिछले शनिवार को भी हमने बैठक की बात की, उन लोगों ने ही बोला कि बैठक कराओ, लड़की से सुलहनामा करा लेते। ये बात किसने बोला? उनके अब्बू ने बोला। जो लड़का है, जो आरोपी है, उसके पिताजी ने बोला? जी, उसके पिताजी ने, उसके मामा जी ने बोला है ये बात। उसके बाद फिर भी अब वो लोग ना सुलह कर रहे हैं, ना हमें हमारा पैसा दे रहे हैं, ना हमसे वो निकाह कर रहा है। जिस तरह